Hello everyone and welcome to my channel Miraki YouTube. So in today's video we shall be continuing with UGC NET Public Administration previous year questions of December 2018 exam shift, right, in which we will be solving the questions, looking at their detailed explanations as well as analyzing the questions कि कौन से यूनिट में से किस टॉपिक में से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So today we shall be covering question number 11 to question number 20 of paper 2, that is the subject paper of public administration. But please ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आप जो पेपर देख रहे हो उसका सेट कोई और हो और जो पेपर मैं रेफर कर रही हूँ उसका सेट कोई और हो। सो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है सीरियल नंबर कैन वेरी, बट जो क्वेश्चंस हैं दीज आर फ्रॉम December 2018 question paper only, right? So now first question for today, that is question number 11, is administration, not the sword, is the key to enduring power in the great society. Who said it? तो स्टेटमेंट दी हुई है और आपको बताना है ऑप्शंस में से कि ये स्टेटमेंट किसने दी। स्टेटमेंट क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो की है, चाबी है किसकी, पावर को एंड्योर करने की एक अच्छी सोसाइटी में, एक ग्रेट सोसाइटी में, ठीक है, पावर को बनाए रखने की। तो ये स्टेटमेंट किसने दी? सो लेट अस लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 इज एडम्स ब्रूक, सेकंड इज चार्ल्स ए बियर्ड, थर्ड इज वॉलेस बी डॉनहम एंड फोर्थ इज पॉल स्पीजर्स, राइट? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, चार्ल्स ए बियर्ड, राइट, चार्ल्स ए बियर्ड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इन्होंने जो है चार्ल्स बियर्ड ने दी थी। याद कैसे रखेंगे? मैंने आपको पहले ट्रिक बताई है कि कोई एक कीवर्ड उठाकर, एक या दो कीवर्ड उठाकर आप उनके नेम से रिलेट कर कर बना सकते हैं। कुछ भी फनी सी आप तुकबंदी कर सकते हैं, कोई फनी सा कनेक्शन आप बिठा सकते हैं एज यू फील कन्वीनियंट, जिससे आपको याद रहे। सो हेयर मैंने कैसे बनाया हुआ है कि दाढ़ी वाले अंकल जो हैं उनकी दाढ़ी बहुत है, राइट, और उनको स्वॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। मतलब आई नो इट कैन सीम वेरी सिली, बट ऐसे सिली सिली जो ट्रिक्स हैं वो आपको एग्जाम में याद रहती हैं। तो चार्ल्स ए बियर्ड, क्योंकि नाम में बियर्ड है यहाँ पर, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा दैट एडमिनिस्ट्रेशन नॉट द स्वॉर्ड इज द की टू एंड्योरिंग पावर इन ग्रेट सोसाइटी, ठीक है। तो ये जो थे बियर्ड वाले अंकल ने बोला कि स्वॉर्ड मत चलाओ, एडमिनिस्ट्रेशन करो, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। ऐसे ही आपको याद होगा पहले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे उसमें हमने वॉलेस बी डॉनहम, जिसको हम WB डॉनहम करके इनकी एक स्टेटमेंट की थी, जिसमें वो है इफ और सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी मेनली ड्यू टू, ये है ना आपका जो स्टेटमेंट है। तो इसमें भी हमने किया था कि डॉन है तो डॉन जो है वो सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की बात कर रहा है, जबकि वो बात नहीं कर रहे थे, हमने कनेक्शन बिठाया है, ठीक है। सो इन दिस वे you can learn or you can recognize or remember these sort of questions, ऐसे आप definitions को याद कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आया यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। टॉपिक हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिग्निफिकेंस से आप बोल सकते हैं, मीनिंग से भी बोल सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह पे जो है ये डेफिनेशन दी हुई हो सकती है। किसी किसी बुक में डेफिनेशन मिसिंग भी है, तो इफ़ इन केस यू आर मेकिंग एनी नोट्स या कुछ आपकी ऐसी बुक है उस पर आप ये जो डेफिनेशन है, जो ये स्टेटमेंट है उसको मेंशन कर लें। पहले भी पूछी गई, आई थिंक 2012 के अंदर भी जो है स्टेटमेंट क्वेश्चन आया हुआ है। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ थर्ड मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस? इनमें से कौन सी एक आउटकम नहीं है, एक रिजल्ट नहीं है, किसका? थर्ड मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस का। स्टेटमेंट्स आर 1, इंक्रीज एम्फोसिस ऑन कंपैरेटिव स्टडीज़, मतलब जो कंपैरेटिव स्टडीज़ है उसके ऊपर जोर जो है बढ़ गया, फोकस हमारा बढ़ गया। सेकेंड इज एम्फोसिस ऑन एक्शन रिसर्च एंड मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, कि एक्शन रिसर्च पे जोर दिया गया, फोकस किया गया कि हम एक्शन रिसर्च करें। व्हाट इज एक्शन रिसर्च? वो रिसर्च जो कोई इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, राइट। एंड मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, कि अलग अलग मेथोडोलॉजी जो है वो अपनाई जाए, हम एक मेथोडोलॉजी पर स्टिक ना करें, अलग अलग मेथोडोलॉजी, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ को अडॉप्ट करें। थर्ड, इट हैज़ गिवन अ न्यू डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक नई डेफिनेशन दी गई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। एंड फोर्थ, सेंट्रलिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ प्रोवाइडिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ये कह रहा है कि जो मेन हमारा इशू
ऑब्जेक्टिव है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इट इज़ प्रोवाइडिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, वो रहता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को सर्व करे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो अब आपने बताना है कि इन चार में से कौन सी एक आउटकम नहीं है, विच वन इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ थर्ड मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। तो थर्ड मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 2008 में आई थी, ठीक है। किसने हेड की थी? रोजमेरी ओलियरी थे, उन्होंने इसको हेड किया था। अब तीन मेन कंक्लूजन्स जो है, आउटकम्स जो है निकल के आए थे, जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो कौन कौन से वो आउटकम थे? नंबर 1, इंक्रीज एम्फोसिस ऑन कंपैरेटिव स्टडीज रहा। अलग अलग एरियाज से लोग थे, स्कॉलर्स जो थे बुलाए गए थे, नंबर 1, प्लस अलग अलग आपके डिसिप्लिन से भी जो लोग थे वो बुलाए गए थे थर्ड मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में। तो ये आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड इज एम्फोसिस ऑन एक्शन रिसर्च एंड मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, बिल्कुल सही है। ये वहाँ का मेन रिजल्ट जो था, एक इनमें से एक ये था कि एक्शन रिसर्च की जाए जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, और अलग अलग मेथोडोलॉजीज जो हैं वो अडॉप्ट की जाए, ठीक है, कंजर्वेटिव ना रहें हम। थर्ड इज इट हैज़ गिवन अ न्यू डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी राइट। वो डेफिनेशन कौन सी है बुक में देख लेंगे, उसमें ऐसा है कि इट इज़ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सोशली एम्बेडेड प्रोसेस ऑफ कुछ रिलेशनशिप्स करके ऐसी डेफिनेशन है। तो सोशली एम्बेडेड प्रोसेस जो है मैंने याद किया हुआ है, क्वेश्चन भी आया हुआ है इसके ऊपर 2-3 बार, ठीक है, तो वो आप याद कर लेंगे। लास्ट जो बच गया, इसका कोई कनेक्शन नहीं है थर्ड मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के साथ, तो आपका आंसर ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। टॉपिक है मीनोब्रुक पर्सपेक्टिव एंड यूनिट इज यूनिट नंबर 2। यहाँ पर यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2018 दिसंबर शिफ्ट। उस टाइम पर सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ था, तो दीज ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द ओल्ड सिलेबस, और जो मैं आपको एनालिसिस यहाँ पे करने की कोशिश कर रही हूँ, दिस इज बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जो स्पेसिफिकली मैंशनड अब वाले सिलेबस में ना हो, बट क्योंकि वो पहले मैंशन थे तो उन जो भी हमारे पेपर सेटर हैं उन्होंने वो क्वेश्चंस जो है वो डाल दिए नाउ, और आंसर आपको हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडवोकेटेड बाय पैट्रिक डनलीवी। तो पैट्रिक डनलीवी ने इनमें से कौन सा जो कंसेप्ट है वो एडवोकेट किया, उसकी वकालत की, वो कंसेप्ट जो है दिया? 1, रैपिड एक्शन डेवलपमेंट मॉडल, 2, गार्बेज कैन मॉडल, थर्ड, न्यू पब्लिक सर्विस, एंड फोर्थ इज डिजिटल एरा ऑफ गवर्नेंस। तो कौन सा कंसेप्ट दिया पैट्रिक डनलीवी ने इसमें से? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, डिजिटल एरा ऑफ गवर्नेंस। तो डिजिटल एरा ऑफ गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो मेन नाम आते हैं, एक है पैट्रिक डनलीवी का, दूसरा है हेलेन मार्गेट्स का। हेलेन मार्गेट्स, इन दोनों ने मिलकर, और साथ में शायद कोई को ऑथर भी हो सकते हैं, मिलकर जो हमारा है कंसेप्ट दिया, किसका? डिजिटल एरा ऑफ गवर्नेंस। तो एनपीएम जो है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, उसके बाद जो है डिजिटल एरा ऑफ गवर्नेंस का कंसेप्ट आया। मेन इसके 3 एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में बात करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? नंबर 1 इज, आप साथ साथ अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नोट नहीं करूँगी, री इंटीग्रेशन, कि जो मेन इश्यूज हैं उनको वापस लेके आया जाए किसके एरिया में? गवर्नमेंट के अंडर। मतलब जैसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को दे दो, प्राइवेटाइजेशन कर दो, तो ये बोलते हैं कि अब जो कोर एरियाज है जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको प्राइवेटाइज ना कर गवर्नमेंट अपने अंडर ले, री इंटीग्रेट करे, राइट। सेकंड है जो हमारा इसमें जो बात करते हैं एलिमेंट की, दैट इज नीड्स बेस्ड होलिज्म। नीड्स बेस्ड होलिज्म, इसमें वो बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट है ओवरऑल हालांकि एक ही है, पूरी होल है, लेकिन उसको ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप्स प्रेजेंट इन द सोसाइटी रीओरिएंट करना चाहिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नीड्स बेस्ड होलिज्म। एंड थर्ड जो कि नाम से आया है वो है डिजिटलाइजेशन, कि जितना आपको हम फैसिलिटी मिल रही है इसकी इंटरनेट की, उसको गवर्नेंस यूज़ करे पूरा का पूरा, और जितना डिजिटलाइजेशन हो सकती है वो डिजिटलाइजेशन जो है गवर्नमेंट करे, ठीक है। तो ये थे 3 मेन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4, डिजिटल एरा ऑफ गवर्नेंस। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो रैपिड एक्शन डेवलपमेंट मॉडल आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मॉडल है, इसका कोई कनेक्शन हमारे यहाँ पे नहीं है। गार्बेज कैन मॉडल जो है वो माइकल कोहेन एंड जेम्स मार्च का है, माइकल कोहेन याद रखेंगे एंड जेम्स मार्च। एंड नेक्स्ट इज न्यू पब्लिक सर्विस मॉडल, ये मैंने 2-3 बार आपको करा दिया है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, जो 2019 में
न्यू पब्लिक सर्विस का कंसेप्ट किसने दिया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, राइट। तो क्वेश्चन इज फ्रॉम ई गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस यूनिट 9। अब का जो सिलेबस है उसके हिसाब से ये टॉपिक बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज आर सिटीजन्स viewed एज कस्टमर्स एंड पब्लिक सर्वेंट्स आर viewed एज पब्लिक मैनेजर्स। तो इनमें से कौन सी थियोरी के अंदर जो सिटीजन्स हैं, देश के नागरिक हैं, उन्हें कस्टमर्स की तरह देखा जाता है और पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको पब्लिक मैनेजर्स की तरह देखा जाता है। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस आर साइंटिफिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशंस, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार भी जो थ्योरी है वो पढ़ी है तो आप इसको बता सकते हैं। आंसर इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एनपीएम। ठीक है, एनपीएम टर्म किसने कॉइन की थी, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एनपीएम के टर्म जो है वो किसने दी थी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं एनपीएम के अलग अलग नाम हैं। एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट भी इसको कहा जाता है, मैनेजरियलिज्म भी इसको कहा जाता है, थर्ड वे बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको कहा जाता है। तो अलग अलग नेम्स जो हैं इसके यहाँ पे दिए हुए हैं। टर्म किसने दी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले। तो यूनिट 9 गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस, अब ये यूनिट 9 में है एनपीएम का टॉपिक जो है, ठीक है। और आंसर आपका 4 हो गया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी एक्सप्रेस्ड द नीड टू डिजाइन एंड रीडिजाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू अचीव एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम थ्योरी, क्योंकि पहले जो सिलेबस है उसमें थ्योरी अलग से मेंशन थी। अब जो सिलेबस है उसमें यूनिट 2 है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, जिसमें फोकस जो है वो थॉट पे है, थिंकर्स पे है, राइट। पहले थ्योरी अलग से काफ़ी जो थी मेंशन थी। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, सेकंड क्लासिकल थ्योरी, थर्ड बिहेवियरल थ्योरी एंड फोर्थ डिसीजन मेकिंग थ्योरी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो विच थ्योरी फोकसेस ऑन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अंदर चेंजेस, इट इज़ क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी होती है वो है जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स की बात करती है। तो इजी क्वेश्चन था। अब के हिसाब से देखें तो मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट से लिख दिया है एंड क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सेकेंड जनरेशन बिहेवियरलिस्ट, या फिर सेकेंड जनरेशन बिहेवियरलिज्म किसको कहा जाता है? 1 न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एनपीए, सेकेंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, थर्ड पब्लिक चॉइस थ्योरी एंड फोर्थ इज न्यू पब्लिक सर्विस थ्योरी। तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर 1 न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, एनपीए को कहा जाता है सेकेंड जनरेशन बिहेवियरलिज्म या फिर सेकेंड जनरेशन बिहेवियरलिस्ट। किसने कहा था इसको, ऐसा किसने बोला इसको? इट वाज फ्रेडरिक्सन, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेडरिक्सन ने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सेकेंड जनरेशन बिहेवियरलिज्म का जो है वो नेम दिया, राइट नाउ। तो ये अब के हिसाब से टॉपिक इज मीनोब्रुक पर्सपेक्टिव एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ERG theory of Clayton P. Alderfer, R stands for. So there is a theory which is called ERG theory given by Clayton P. Alderfer. उसमें आपको बताना है कि अगर हम इसकी फुल फॉर्म करेंगे, इफ वी टेक लुक एट द फुल फॉर्म ऑफ दिस एब्रीविएशन, R stands for which of the following? Options are 1 resolving, 2 relatedness, 3 refinement and 4th responsive. So answer is option number 2 relatedness. तो ये थ्योरी कहाँ पे हम पढ़ते हैं? See, now here I have mentioned unit 2 administrative thought, topic is theories of motivation, which अब स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट अर्लियर मोटिवेशन वाज मेंशन, जिसके अंदर हम थियरीज भी पढ़ते थे। अब के हिसाब से इसको हम एक और जगह से कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ मैस्लो। तो मैस्लो की थ्योरी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आपने सबका मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी है, जिसमें 5 टाइप्स ऑफ नीड्स हैं, है ना, 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है। नीचे कौन सी नीड्स आती हैं आपकी? फिजियोलॉजिकल नीड्स, राइट। सेकेंड नंबर पे आती हैं आपकी सेफ्टी नीड्स, देन कम सोशल नीड्स, then comes self esteem needs and last is self actualization needs। तो ये मैस्लो ने दी थी। इन्हीं 5 कैटेगरीज को रीकैटेगराइज किया था ऑल्डरफर ने। कैसे? जो पहली नीचे की 2 हैं उनको उन्होंने बोला एग्जिस्टेंस नीड्स, E स्टैंड्स फॉर एग्जिस्टेंस। सेकेंड जो थी
नेक्स्ट टू सोशल एंड सेल्फ एस्टीम, वो उन्होंने कहा रिलेटेडनेस नीड्स, और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्लस सेल्फ एस्टीम को उन्होंने कहा ग्रोथ नीड्स. So E stands for existence, R stands for relatedness and G stands for growth. यहाँ पे नोट क्या करना है कि जो सेल्फ एस्टीम है वो ग्रोथ नीड में भी आ रहा है और रिलेटेडनेस नीड में भी आ रहा है. So this is ERG theory of Clayton P. Alderfer, right? So option number 2 is correct. So the next question is question number 18. Match the following का question है. In the two lists given below, list 1 provides a list of thinkers. तो list 1 में thinkers के नाम है, while the list 2 indicates activities. list 2 में activities के names है. Match the two lists and choose the correct answer from the code given below. You have to match और उनके बाद अपने codes देखने हैं. तो thinkers देखते हैं कौन कौन से हैं. A. MP Follett, 2. Luther Gulick, 3. Henry Fair and D. वुड्रो विल्सन. एक्टिविटीज़ में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, राइट. सो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, ऊपर ऊपर से पूछा हुआ, कोई ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है. सो MP फॉलेट की जब हम बात करते हैं, कौन सा कंसेप्ट दिया है उन्होंने, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. शी हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट. तो यहाँ पे देख लो A का 2 कौन कौन से में है, तो आपका A का 2 थर्ड ऑप्शन में है और सेकंड ऑप्शन में है, तो बाकी दो तो आपको एलिमिनेट हो गए. उसके बाद है लूथर गुलिक ने कौन सा दिया था, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस या फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, राइट. उस तो B का 4. उसके बाद C का हेनरी फेल ने क्या दिए थे, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो C का 3 एंड वुड्रो विल्सन ने दिया D का 1. तब आप यहाँ पे देख लीजिए B का 4 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में. तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3. सो डायरेक्ट क्वेश्चन इजी था, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी से क्वेश्चन, और आंसर नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट अगेन अ क्वेश्चन ऑफ मैच द फॉलोइंग. सेम है, इन द लिस्ट गिवन बिलो लिस्ट 1 प्रोवाइड्स लिस्ट ऑफ ऑथर्स, एक तरफ ऑथर्स की लिस्ट है, वाइल लिस्ट 2 इंडिकेट्स बुक, दूसरी तरफ आपको बुक्स दी हुई हैं. यू हैव टू मैच द टू लिस्ट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. आपको सही आंसर जो है वो चूज करना है. तो लिस्ट 1 में देख लेते हैं ऑथर कौन कौन से दिए हैं आपको, क्रिस एर्जाइरिस A, B रेंसिस लाइकर्ट, C चेस्टर बर्नार्ड एंड D इज MP फॉलेट. नाउ इधर देखते हैं लिस्ट 2, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, द न्यू स्टेट, द ह्यूमन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. सो क्रिस एर्जाइरिस ने, थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप थिंकर्स जब पढ़ते हैं साथ साथ करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है. तो क्रिस एर्जाइरिस ने इनमें से कौन सी बुक दी है, उन्होंने दी है अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. तो A का तो हो गया हमारा यहाँ पर 4. उसके बाद अच्छा देखते हैं A का 4 कहाँ कहाँ पे है, थर्ड में है और फोर्थ में है. उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी है, रेंसिस लाइकर्ट ने कौन सी जो है आपकी बुक दी है. तो उन्होंने कौन सी बुक दी है आपको, द ह्यूमन्स ऑर्गेनाइजेशन, B का है थर्ड, द ह्यूमन्स ऑर्गेनाइजेशन. देन कम्स चेस्टर बर्नार्ड, उन्होंने कौन सी भी है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. एंड फॉलेट की है द न्यू स्टेट, राइट. तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, D का 2 देख लीजिए, फोर्थ आंसर आ जाएगा. तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा. अगेन आपको देखना है कैसे, अब देखो जैसे क्रिस एर्जाइरिस है तो वो आपने पढ़ा है अगर, तो वो मैच्योरिटी इमेच्योरिटी मॉडल देते हैं, तो उन्होंने पूरा बिहेवियर जो है स्टडी किया है. तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि क्रिस एर्जाइरिस ने बिहेवियर स्टडी किया है, तो ही हैज़ गिवन द बुक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, राइट. सारी याद नहीं होंगी, कुछ याद हो जाएंगे, तो आपको एलिमिनेशन करके आप आंसर जो है एग्जाम में कर सकते हैं. Now, next question, last question for today is which one of the following confirms to non-programmed decision of Herbert Simon? Very interesting question, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था. Simple है, but it is a little different. So now, if you have studied Herbert Simon, you must be knowing कि उन्होंने डिसीजंस दिए थे, प्रोग्राम्ड डिसीजंस एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस. तो अगर आपने हर्बर्ट साइमन को पढ़ा है, आपको पता होगा कि उन्होंने डिसीजंस को कैटेगराइज किया था, 2 अलग अलग हिस्सों में, तरीकों में बांटा था. एक होते हैं प्रोग्राम्ड डिसीजंस और एक होते हैं नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस. प्रोग्राम्ड कौन से होते हैं, जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, ऑलरेडी पता होता है क्या करना है. तो उसका डिसीजन जो है
एक तरह से हमारी हैबिट बन जाती है, ठीक है, हमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं विच आर नॉट रूटीन इन नेचर, कभी कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई या कोई स्पेशल सिचुएशन हो गई, आपको सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको डिसीजन पूरा कैसे लेना है आपको खुद उसी वक्त सोचना पड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए कोई पहले से ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स नहीं होते हैं। तो अब आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सम स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन, नाउ यू हैव टू टेल दैट विच statement or which statement is an example of non-programmed decision, right? So options देखते हैं। number 1, decision to pay gratuity to an employee as per government rules. So अब गवर्नमेंट रूल के हिसाब से किसी एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी देनी है, तो क्या ये पहली बार होगा या क्या ये ऐसी बात है जो नॉर्मली नहीं होती होगी? नहीं, गवर्नमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, हर किसी को ही देनी होती होगी, तो ये क्या एक नॉन प्रोग्राम डिसीजन होगा? नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। सेकेंड इज डिसीजन टू ग्रांट अर्नड लीव टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगेन कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उसको अर्नड लीव देनी है, उसको कमाई है उसने अर्नड लीव, ठीक है, तो क्या उसको ये एक प्रोग्राम डिसीजन होगा कि नॉन प्रोग्राम? ये प्रोग्राम्ड डिसीजन होगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। सेकेंड इज डिसीजन टू सेंड स्पेस लैब टू मार्स, आपको एक स्पेस लैब भेजनी है मार्स पे, अब क्या ये कोई ऐसा डिसीजन है जो रोज रोज लिया जाता हो या फ्रिक्वेंटली लिया जाता हो? नहीं, आई एम सॉरी, ठीक है, तो ओकेजनली लिया जाए, मतलब ओकेजनली मतलब डेली नहीं लिया जाएगा, एक बहुत स्पेशल कंडीशन है, बहुत स्पेशल डिसीजन है, बहुत ध्यान से अलग अलग फैक्टर्स को कंसीडर करके लिए जाना पड़ेगा, तो ये एक आपका नॉन प्रोग्राम डिसीजन हो गया। सो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी योर आंसर। लास्ट इज डिसीजन टू फ्लोट टेंडर फॉर अ ब्रिज ओवर रिवर गंगा, रिवर गंगा के ऊपर एक ब्रिज बनाना है, उसके लिए टेंडर फ्लोट करना है, तो गवर्नमेंट टेंडर फ्लोट करती रहती है, तो इसमें भी कोई नया काम नहीं है। So answer would be option number 3. Question is from Administrative Thought. Topic is Herbert Simon. So these are the 10 questions for today. Now coming to the ये जो हमने नया स्टार्ट किया है होमवर्क, रीडिंग्स जो आपने करनी है वैसे आपने सारे पढ़ रखे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन योर विश आई वुड जस्ट सजेस्ट कि इससे क्या होता है, रिविजन हो जाती है आपके मल्टीपल टाइम्स। तो आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दीज आर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एनपीए, सेकेंड इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और जिसको हम एनपीएम कहते हैं, थर्ड मीनो ब्रूक कॉन्फ्रेंस। ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, मतलब अगर आप एक पढ़ते हैं तो बाकी भी पढ़ते ही हैं, बहुत अलग अलग यूनिट से मैंने आपको टॉपिक्स उठा के नहीं दिए हैं, राइट। सो यू हैव टू स्टडी, अब के सिलेबस में से अलग अलग है, एनपीए जो है आपका स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, मीनो ब्रूक कॉन्फ्रेंस आपका यूनिट 2 में मेंशन है और एनपीएम आपका यूनिट 9 में मेंशन है, पर अगर आप कोई भी बुक रेफर करेंगे तो ये साथ साथ ही आपको दिए होंगे, तो आप इनको आज पढ़ लें। सो नाउ कमिंग टू द एनालिसिस पार्ट, if I talk about the 10 questions that we have discussed today, so one question came from introduction to public administration, जो स्टेटमेंट थी आपको ऑथर बताना था कि किसने वो स्टेटमेंट दी है, जो बियर्ड की हमने बात की थी, दाढ़ी वाले अंकल की, राइट। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट से 7 क्वेश्चन हमारे जो आए हैं, एंड देन गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस से 2 क्वेश्चन हमारे आए हैं, ठीक है। सो इनको अगर हम मिलाएं तो 10 क्वेश्चन विल बी फॉर्म। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कितने क्वेश्चंस आपको आते थे आप वो भी बता सकते हैं, ट्रिक कैसी लगी आपको ये डेफिनेशंस याद करने की वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ वेरी नाइस डे।